everyone. Hope you all are doing well in this quarantine period. And yeah, so today myself Fulva Kohil is again here to talk with you guys something related about mental health issues. Okay, so in our previous session we talked about loneliness, and today I'm proceeding towards the likes and dislikes of an individual. Okay, yeah. ये लाइक्स एंड डिसलाइक जो है ये फिजिकल और मेंटल लेवल दोनों पे अप्लाई होती है. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टेक इमोशन में क्या क्या चीज़ें होती है? ग्रीफ, एंजाइटी, लव, फियर, एवरीथिंग. एवरी एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट्स इज एन इमोशन. इमोशंस जब डिस्ट्रैक्ट होते हैं, जब इमोशन की पैटर्न चेंज हो जाती है, उसके वजह से क्या होता है? बिहेवियर में चेंज होता है. ठीक है, तो कहाँ से कहाँ आई बात? मेंटल लेवल, दैट इज़ इमोशन एक्सप्रेस करते हैं हम. एक्सप्रेस करने के बाद वो कहाँ दिखाई देता है? हमारे बिहेवियर में, राइट? ऐसे फॉर एग्जांपल शिवरिंग, शेकिंग ऑफ लेग्स, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें. हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते किसी चीज़ पे, तो ये सब चीज़ें जो है ये हमारे बिहेवियर में दिख जाता है. अगर हम किसी से, इफ़ यू आर इन लव विद समवन, देन आपके जो जेस्टर्स होंगे वो इंसान के लिए, दैट इज़ केयर, पॉजिटिवनेस, ये सारी चीज़ें आपकी दिखना चालू हो जाएगी. आप देखोगे, आप एक्सप्रेस करोगे, उसके साथ साथ सराउंडिंग वालों को भी दिखना चालू हो जाएगा. दैट इज़ व्हाट द चेंज इन बिहेवियर. सो ये जो पैटर्न फॉर्म हो गया है, जो इमोशन है, फिर उसके बाद एक्सप्रेशन आता है, फिर एक्सप्रेशन का ये दोनों का बाई प्रोडक्ट क्या आता है? बिहेवियरल चेंज. अब बिहेवियरल चेंज के बाद हमको क्या दिखाई देता है? एक्सप्रेशन. अगर मैं गुस्सा हूँ, मुझे आई एम एंशियस, आई एम इरिटेबल, राइट? इरिटेबिलिटी एक इतना कॉमन बेसिक है कि ये सभी को होता है, लेकिन इसका बेस अलग अलग होता है. इरिटेशन का बेस गोल घुमा के हम देखें ना, तो लास्ट में एंगर ही होता है. कोई होता है जो अपना एंगर इस तरह पेश करता है कि इग्नोर करेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, मुंहफट नहीं बनेंगे, जस्ट they will isolate themselves. This is also an anger. एंगर की बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मोटिफिकेशन, वैक्से, या. सो दिस ऑल साइंस ऑफ इमोशन, एक्सप्रेशन, बिहेवियर एंड इट्स बाई प्रोडक्ट, ये सब एक इतना कॉम्प्लिकेटेड बन चुका है कि इसका बेसिक्स किसी को समझ नहीं आ रहा है. बाई प्रोडक्ट्स की बात हो गई हमारी. अब हम उसके लेवल्स की बात करेंगे, लाइक एक्सप्रेशन इन द लेवल ऑफ बिहेवियर. जो इमोशन है, दैट इज इमोशन का लेवल हम देखेंगे, दैट इज फर्स्ट एक्सप्रेशन इन द लेवल ऑफ बिहेवियर. अब ये क्या है? कोई ऐसा बोलता है कि आई वॉज इमोशनली ड्रेन्ड आउट, देन आई वेंट आउट, टॉक्ड विद माई फ्रेंड्स. इतना बेचैन हो जाएगा वो कि वो बाहर चला जाएगा, लेकिन वो उसका इंडिविजुअलाइजेशन है कि उसको ऐसा अच्छा लगा कि वो बाहर गया. वो उसका जो प्रॉब्लम चल रहा है दिमाग में, वो बाहर जाके अपने फ्रेंड्स के साथ वो शेयर करे कि नहीं करे, लेकिन वो बाहर जाके he'll get fresh. सो कोई इस तरह बोलता है. कोई होता है वो क्या करेगा? अपने रूम में जाके खुद को आइसोलेट कर देगा. कर्टन्स, दे विल पुट ऑफ द कर्टन्स. उनको शोर नहीं पसंद. इसमें भी कैटेगरीज होती है. कोई होता है रूम में अकेले जाके फुल वॉल्यूम में म्यूज़िक सुनते हैं. कोई होता है उनको सनलाइट की ज़रा सी रेज भी नहीं पसंद. ये बाहर व्हीकल्स अगर चलते तो उसकी हॉर्न्स भी नहीं पसंद. लाइक एकदम परम शांति चाहिए. कोई लोग ऐसे होते हैं. कोई लोगों को म्यूज़िक एकदम लाउड चाहिए, तो वो लोग का एकदम स्ट्रेस कम हो जाता है. कोई होता है जो बाहर राउंड मारने जाते हैं तो वो फ्रेशन अप हो जाते हैं. सो वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. Basically what I'm trying to say is
कि अगर हमको हेल्दी रहना है तो हमको फिज़िकली तो फिट होना मांगता है, लेकिन द बेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आवर मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में अगर ग्राफ ऊपर नीचे हुआ तो उसका बाई प्रोडक्ट है हमारा फिज़िकल इश्यूज़। हमारे फिज़िकल इश्यूज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे। हमारी मेंटल हेल्थ अगर सही नहीं होगी तो हमारे फिज़िकल सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। Is that clear? Okay. Now let's come to the second level, that is level of fear. Yes, the expression of a person at the level of fear. अभी हम इसमें क्या एग्जाम्पल लेंगे? Let's take the example of sexual fear. Yeah, sexual fear में I am getting irritable every day. Like I cannot point anyone. Let's take on myself. I have a sexual fear, right? Then अगर I have my partner, if he is saying कि if he is talking to me, conversation हो रहा है हम दोनों के बीच में इसके related, then I will get irritable. मैं बहुत इरिटेट हो जाऊंगी क्योंकि आई हैव दैट फियर। लेकिन हमारे समाज में, हमारे सराउंडिंग्स में ऐसी चीज़ें डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा बहुत शर्म आती है लोगों को। दे कैन नॉट स्पीक, गर्ल्स कैन नॉट स्पीक, इवन बॉयज़ कैन नॉट स्पीक कि उनको ये चीज़ पसंद नहीं है या उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारे समाज में हम इतना अभी हमारा प्रोग्रेस इतना नहीं हुआ है कि हम एकदम खुल के बोल पाएँ, राइट? सो कुछ लोग होते हैं जिनको ये फियर होता है, जिसके वजह से वो एवरी डे यू कैन इमेजिन, मेक अ पिक्चर इन योर माइंड कि एक मैरिड कपल है, उनको अगर ये चीज़ें डिस्कस करनी पड़ रही है एंड द वन पार्टनर इज़ नॉट कंफर्टेबल इन डूइंग दैट एक्टिविटी, तो उनके कॉन्फ्लिक्ट्स कितने बढ़ जाएंगे। सो इमेजिन द सिनेरियो, उनके पर्सनल लाइफ में कितने इश्यूज रहेंगे। दैट गर्ल विल अवॉइड द बॉय फॉर द होल डे, ताकि वो पूछे ही नहीं, उसके आसपास भी नहीं जाएगी, कुछ बात ही नहीं करेगी उसे, जस्ट बिकॉज कि उसको ये चीज़ का फियर है, ताकि वो चीज़ निकले ही नहीं, ताकि वो चीज़ की बात ही ना हो। तो वो लड़की उसको इतना इग्नोर करेगी। देन अगेन एक चीज़ अराइज होगी, इग्नोरेंस। दैट बॉय विल कंटिन्यूसली, ऐसा लगेगा हम लोग का नया वी आर हिट्स्ड अप एंड वाई इज शी इग्नोरिंग में, दैट वो सिनेरियो पूरा अलग हो जाएगा। लेकिन उसके बैकग्राउंड में ये चीज़ बैठी हुई है लड़की के दिमाग में, ये दिखेगा नहीं। हमको इतना कैपेबल होना है कि लोगों को सुपरफिशियली, प्लास्टिकली देख के हमको जजमेंटल नहीं होना है। लेट्स गो इन द डेप्थ। इसका मतलब क्या है? माइंड इज कनेक्टेड टू फिजिकल लेवल ऑफ अ पर्सन, दस फिजिकल सिम्टम्स अराइजेस। से फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने ये अभी जो बात की ये सेक्शुअल फियर की, उसमें अगर हेडेक है, दैट गर्ल इज़ फेसिंग हेडेक, वो बट ऑब्वियस चीज़ है कि हेडेक होता है, ओके? तो वो हेडेक की वजह से मील्स स्किप होंगे या साथ में डिनर करना स्किप होगा, जस्ट टू अवॉइड दैट डिस्कशन। उसकी वजह से उसको फिजिकल कंडीशंस क्या क्या आ सकते हैं? एक हेडेक तो हो ही गया है, she can face gastritis, she can face acidity, मतलब सीवियर एसिडिटी, या she can face constipation, कुछ भी जो मेंटल स्ट्रेस है, सेक्सुअल फियर, दस शी अवॉइड द डिस्कशन विथ हिज हस्बैंड। उसके वजह से खाना पीना, उसके डाइजेशन पे प्रॉब्लम आएगी, डाइजेशन पे प्रॉब्लम आएगी, उसकी वजह से या तो कॉन्स्टिपेशन होगा या तो एसिडिटी होगी, सीवियरिटी, उस चीज़ की सीवियरिटी हो जाएगी। मतलब इसका क्या है, जो मेंटल कंडीशंस, छोटी सी चीज़ होती है, जो एक फियर है, वो कहाँ लीड हो रहा है? फिजिकल टर्म्स पे। और हम दवाई किस चीज़ की कर रहे हैं? एसिडिटी की। मुझे एसिडिटी हो गई तो मैंने एसिडिटी की मेडिसिन ले ली, मुझे हेडेक हो गया तो मैंने क्रोसिन खा ली। हम फिजिकल टर्म्स को ही देख के उसका क्योर कर रहे हैं।
हम उसका बैकग्राउंड नहीं देख रहे। एसिडिटी, ठीक है, एसिडिटी कभी कभी फिजिकल टर्म्स की वजह से भी होती है, बट मोस्ट लाइकली दिस कैन ऑल्सो बी द रीजन ऑफ एसिडिटी, हेडेक एक्सेट्रा। फाइन। सो मेरा कहने का बस यही मतलब है, कैन यू गाइस सिंक्रोनाइज द थिंग्स। बात करो उनसे, उनके हर एक जेस्चर में, उनके हर एक एक्सप्रेशन में इतना डीप में जाओ कि उनको यू नो एक चीज़ जो बांधे रखती है कि मैं नहीं बोल सकूँगी या मैं नहीं बोल सकूँगा, वो चीज़ पोक नहीं होनी चाहिए दिमाग में। दे कैन एकदम खुल के बोल पाए कि यार मुझे ये चीज़ नहीं पसंद। वो चीज़ कब हो पाएगी, जब आप ऐसा एटमॉस्फियर उसको दोगे। आप बस जाके दोस्त को बोलते यार मैं तो बैठा हूँ तेरे लिए, तुझे कुछ भी होगा मैं यहाँ बैठा हूँ, तू जाके कुछ भी कर, मैं यहाँ तेरा भाई बैठा है, ठीक है। मम्मी पापा को भी बोलते हो पापा आपका बेटा जिंदा है, मैं ज़िंदा हूँ। लड़की भी होती तो मैं ज़िंदा हूँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना बोलने से नहीं होता है। उनको अगर यू वांट कि कोई आपसे कुछ शेयर करे तो ऐसा एटमॉस्फियर तो उनको दो। आप उनको एटमॉस्फियर नहीं दोगे तो वो खुल के बोल ही नहीं पाएंगे। एंड दिस थिंग्स आर सो बेसिक, understanding someone is so basic. Just you have to do is keep your mind relaxed, have patience, have capacity of listening. सुनो लोगों को। So now let's talk about the body shaming, right? अभी बॉडी शेमिंग एक चीज़ इतनी कंट्रोवर्शियल है कि सब आजकल बहुत मोर्चा लेके निकले हैं दैट बॉडी शेमिंग तो हम नहीं करते, बट या यू डू इट ऑन योर डेली बेसिस, एवरी डे यू डू दैट। बस फ़र्क इतना आ गया है कि एजुकेटेड लोग जो है वो ये बॉडी शेमिंग को इतना परफेक्टली मोल्ड करेंगे ना कि सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा। बस स्मार्टनेस बढ़ी है किसी को बॉडी शेम करने में, लेकिन ये चीज़ें आज भी हो रही है। नाउ लेट मी टेल यू कि व्हाट इज़ दिस बॉडी स्ट्रक्चर, ये सब क्यों होता है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं एग्ज़ाम्स का, ठीक है। बहुत सारे परसेंटेज में लोग से फॉर 60% लोग एग्ज़ाम प्रेशर में खाना नहीं खाते, भूख उनकी मर जाती है। इतना प्रेशर, इतना लोड कि कोई जो टॉपर्स की बात करें वो लोग खाना छोड़ देते हैं, और इस दरमियान उनका जो वेट होता है वो ड्रास्टिकली पुट डाउन होता है, 5, 6, 7 kgs एकदम से शट हो जाता है। एंड ऑन द अदर हैंड कोई लोग होते हैं जो टेंशन में बहुत खाते हैं, एंड देयर इज नथिंग टू लाफ। आई जस्ट कांट इमेजिन व्हाई पीपल लाफ एट दिस टाइप ऑफ पर्सन। आई ऑलवेज इमेजिन, आई हैव सीन पीपल लाफिंग ऑन समवन। बहुत ही जो बना रखा है लोगों ने, खाना, बहुत सारा खाना और बिल्कुल भूख ना लगना, ये मेरे या आपके हाथ में नहीं है। स्टॉप जजिंग, ये हमारे हाथ में नहीं है। मुझे एग्ज़ाम टाइम पे बहुत खाने का मन हो रहा है, ये मेरे हाथ में नहीं है। ये सब हमारा सटाइटी सेंटर डिसाइड करता है। Every one of you guys, including me, everyone got an satiety center with reflex, जो हमारे बॉडी को रिफ्लेक्ट करता है ये चीज़ कि तुझे खाना है या तुझे नहीं खाना है। हमारे हाथ में कोई भी चीज़ें नहीं हैं, खाना या नहीं खाना, राइट। सो if someone is liking to eat, let them eat. If someone is not liking, okay, वो उसका इम्यूनिटी कम हो जाएगा, लेकिन वो उसको make them understand. Just don't say कि खा यार तो खा, बहुत पतली है, बहुत स्किनी है, अच्छी नहीं दिखेगी, शादी नहीं होगी तेरी, बड़ी हो जाएगी तब। Don't say this. ये चीज़ बोलने से सामने वाले का कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाता है।
पतली है पतली है पतली है, लोग उसको बॉडी शेम करते रहेंगे, पतली है पतली है पतली है नो। कोई ऐसे गैदरिंग्स में भी हम वी मेक फन ऑफ दोज पीपल। कोई होता है जो मन पे नहीं लेता है, लेकिन हमेशा याद रखना जो मन पे नहीं लेता है वो भी मन पे लेता है, बाय गॉड। नेवर मेक फन ऑफ पीपल, एट द बैक ऑफ देयर माइंड उनको ये चीज़ चलती रहती है। फाइन। सो ये जो फिज़िकल चीज़ है जो गवर्न करता है सटाइटी सेंटर, ये कहीं ना कहीं मेंटल लेवल को अफेक्ट करता ही है। पतले हो तुम, मोटे हो तुम, तो वो सामने वाला यही चीज़ में समर विल स्टार्ट स्टार्विंग, स्टार्विंग चालू कर देगा बस पतला होने के लिए। तो वो कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है? मेंटल बेस पे ना। तो फिजिकल चीज़ आई ना मेंटल पे, दोनों कनेक्टेड है कि नहीं? अंडरस्टैंड द बेसिक्स। ओके, सो अब ये सटाइटी सेंटर है क्या? सटाइटी सेंटर के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल जो स्टिमुलेट होते हैं। जब वो स्टिमुलेट होते हैं तब वो डिज़ायर ऑफ फूड को सप्रेस कर देते हैं। अब देयर इज़ टू टाइप्स ऑफ सेंटर्स। फर्स्ट इज़ दैट कंट्रोल द फीडिंग। दो टाइप के सटाइटी सेंटर्स हैं। फर्स्ट जो कंट्रोल करता है फीडिंग, सेकेंड दैट कंट्रोल्स द सटाइटी, दैट इज सेटिस्फैक्शन। कोई लोग होते हैं खाते रहते खाते रहते खाते रहते हैं लेकिन सेटिस्फाई नहीं होते। और ये जो चीज़ है, द सेकेंड चीज़ जो इसका ये है टाइप ऑफ सेंटर्स, ये है सेटिस्फैक्शन। जब यहाँ प्रॉब्लम आती है, सेटिस्फाई नहीं हो रहे, सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही है, तब वो खाएंगे 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 मोटे हो जाएंगे। तो ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है कि वो लोग खा रहे, वो सटाइटी सेंटर की प्रॉब्लम है। उसके जो टाइप्स हैं दो, उसमें से एक वर्क नहीं कर रहा, इसीलिए उनको इस तरीके का जेस्चर आ रहा है, इसलिए वो लोग खा रहे हैं, या इसलिए वो लोग मोटे हो रहे हैं, या कोई है जो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा बॉडी में इसलिए वो पतले हो रहे हैं। वो बहुत खाएंगे लेकिन पतले ही रहेंगे। ये सब उनके हाथ में नहीं होता है, वो सब यहाँ होता है। ये दोनों टाइप्स जो है फीडिंग एंड सेटिस्फैक्शन, ये दोनों साथ में काम करते हैं। एंड अगर यहाँ पे इम्बैलेंस हुई तो बॉडी में इम्बैलेंस आएगी। सो इट इज़ जस्ट एन ब्रीफ अबाउट एन सटाइटी सेंटर, विल नॉट गो इन डेप्थ। इट इज़ जस्ट अ ब्रीफ कि आप लोग जानो दी लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ अ पर्सन। उसको खाना पसंद है तो खाने दो, नहीं खाना पसंद तो मत ना खाए। और अगर उसको इम्यून बढ़ाने के लिए आप बोल रहे हो कि खाओ, देन मेक हिम और हर अंडरस्टैंड फर्स्ट। डोंट उनको बोले मत करो कि तुम पतली हो काइंड ऑफ। तो द थिंग इज़, आप जब लोगों को मैंने बोला कि कंफर्टेबल करो, तो जब वो लोग शेयर कर रहे हैं, जब वो लोग बोल रहे हैं, तो डोंट इंटरप्ट उनकी जो डाउनफॉल्स है, जस्ट लिसन। अगर आप उसमें इंटरप्ट करोगे, आप अपना ज्ञान झाड़ोगे, आप बोलोगे ऐसा नहीं है वैसा, तो वो चीज़ जो उसके अंदर है, जो उसके डाउनफॉल्स है, वो पूरी तरह बाहर नहीं आएंगे। बजाय आप जो बोल रहे हो, आप जो क्वेश्चन कर रहे हो, रुक जा पहले मैं जो पूछ रही हूँ पहले सुन ले और उस पर जवाब दे दे, तेरा सॉर्ट आउट हो जाएगा। नो, आप यू नेवर नो कि सामने वाले को कौन सी बात का बुरा लगा है, ठीक है? तो उनकी डाउनफॉल्स पहले सुन लो। आपके क्वेश्चन आप फॉर्म करके उनको बोलोगे तो उनका दिमाग बस आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में ही लगा रहेगा और वही बताएगा। उसके डाउनफॉल्स जो होंगे वो तो अंदर ही अंदर रह जाएंगे, वो फिर नहीं शेयर करेगा, जस्ट बिकॉज कि आप अपने क्वेश्चन फॉर्म करके उसको पूछ रहे हो। या सो अभी हम बात करेंगे पेरेंट्स की। फाइन। पेरेंट्स, द गॉड, भगवान हर जगह नहीं हो सकते, तो उन लोग ने माँ बाप बनाए, राइट? बट अभी एज वी आर इन दैट एज कि हम बहुत से लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ओबीडियंट हो गए ये एज पे, और कोई जो है वो एकदम डिस्ट्रैक्ट हो गया है। से फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू टेक अ स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ एन एग्ज़ाम अगेन। अभी एग्ज़ाम टाइम पे कैसा होता है कि कोई होता है जो पेरेंट्स के कॉल्स को अवॉइड करता है। क्यों? क्योंकि जब बात करेंगे तो पेरेंट्स एंशियस होते हैं, उनकी एंजाइटी इतनी बढ़ जाती है कि पेरेंट्स सेटिस्फाई होंगे कि नहीं उनके रिजल्ट से।
और पेरेंट्स भी क्या बोलेंगे, अरे बेटा क्यों आज आज अभी सो रहे हो, क्यों सो रहे हो, 2 दिन बाद तो एग्ज़ाम है ना, उठो उठो पढ़ो। एक एक्सटेंट पे ये चीज़ बोलना ज़रूरी होता है, बट नोइंगली अननोइंगली सामने वाले को बहुत अफेक्ट करता है। मम्मी पापा एग्ज़ाम टाइम पे कंटिन्यूस यही सोचते रहेंगे कि मेरे बेटे को तो 90 अप लाने हैं, 80 अप लाने हैं। एक गोल उनके दिमाग में सेट रहता है कि मेरा बच्चा ये गोल को पकड़ना ही चाहिए। तो हम अलग कैसे हुए? इंडिविजुअलाइजेशन। मम्मी पापा का गोल है तो उस पर बच्चा खरा उतरे ऐसा ज़रूरी तो नहीं होता। मम्मी पापा ने सोच रखा है, मम्मी पापा एंशियस है, तो एग्ज़ाम देने जाने वाला बच्चा कितना प्रेशराइज होगा। एक तो वो है एवरेज स्टूडेंट, क्लास में बुली होना, स्टूडेंट्स जो होते हैं उसके फेलो मेट्स उनका उस नज़रों से देखना कि ही इज़ एवरेज, टीचर्स का उसको उस नज़र से देखना दैट ही इज़ एवरेज। ये सब चीज़ें वो ऑलरेडी फेस कर रहा है, ऑलरेडी उसका दिमाग एवरेज काम कर रहा है, ऑलरेडी जो लोग एक बार पढ़ के ख़त्म करते हैं उसको 4 बार पढ़ना पड़ रहा है, ऑलरेडी उसका दिमाग बहुत हैम्पर्ड है। ऊपर से एग्ज़ाम के टाइम पे मम्मी पापा और एंशियस कर देते हैं, वो खुद एंशियस होते हैं, ये करो वो करो। इसीलिए एग्ज़ाम टाइम पे एक बच्चा एक टाइप का बच्चा अवॉइड करता है। ऑन दी अदर हैंड कोई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चे को मोटिवेट इस तरह मोटिवेट करते हैं, एंड हैट्स ऑफ टू दोज पेरेंट्स कि जो बच्चे को इस तरह बोलेंगे, कम ऑन, वर्ल्ड इज़ नॉट एंडिंग हियर। फेलियर, व्हाट इज़ फेलियर? अगर हम फेल हो जाते हैं, हम किसी को फेल होके जब खड़े हो जाएंगे ना, हम किसी को अगर हमारी कहानी कहेंगे ना, तो वो लोग 100% उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग फेल नहीं हुए हैं। जो फेलर्स होते हैं उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, गिर के उठने का एक्सपीरियंस होता है। और जो दूसरे लोग हैं जो पास हो रहे हैं, थ्रू आउट टॉपर्स हैं, उन्होंने फेलियर्स कभी देखा ही नहीं है। अगर उनको छोटा सा भी फेलियर्स हो गया उनकी लाइफ में, चलो अभी तो कॉलेज है ना, कॉलेज के प्रीमाइसेस के बाहर जाके तुम जॉब पे जाओगे, ज़रूरी नहीं है कि इतने सारे लोगों में से तुम क्लास के 100 बच्चों में फर्स्ट आते थे तो तुमको जॉब में भी यूँ करके मिल जाएगा। क्लास में तुमको इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है, टीचर्स इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, डजंट मीन कि तुम जब प्रीमाइसेस के बाहर जाओगे, एक शील्ड के बाहर जाओगे, तुमको सेम इज्जत मिलेगी। वहाँ भी एक रिजेक्शन तो फेस करना ही पड़ेगा, एंड ये लोग रिजेक्शन नहीं फेस कर पाते। सो द फ्रेंड्स, दिस इज मैसेज फॉर यू, those who are getting upset due to their failures, don't get upset। आप लोगों के पास एक्सपीरियंस एंड स्ट्रेंथ कंपेरेटिवली ज़्यादा है। गिरे हो कोई बात नहीं, खड़े होगे मोर स्ट्रॉन्ग। वो क्या बोलते हैं, वो जो रबर बैंड होता है ना, वो अभी खींचा हुआ है। जब खड़े होगे ना, यहाँ पे जो तुम्हारे फेलो क्लासमेट्स हैं वो यहाँ हैं और आपका रबर बैंड यहाँ से खींचा हुआ है। वो छूटेगा ना तो आप उससे भी आगे जाओगे, क्योंकि आपके पास दो एक्सपीरियंस है, फेलियर, पास एंड दी जजमेंटल दुनिया। इतने एक्सपीरियंस है आपके पास। सो डोंट वरी। अब यहाँ पे भी 2 टाइप के लोग होते हैं। जो फर्स्ट, द वन हु कोप्स अप विद द सिचुएशन। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो गई है लेकिन वो कोप अप हो जाएंगे। दूसरे लोग होंगे कैसे भी है ना, वे ऑफ एस्केपिंग ढूंढ लेंगे, कहीं से भी ऐसे ऐसे निकल जाएंगे तो सांप की तरह, मतलब द वे ऑफ एस्केपिंग। और ये चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी मैटर्स हो जाते हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, बस उसके लिए अप्लाई नहीं होता है ये चीज़ें। से फॉर एग्जांपल अभी बहुत ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो इट्स सो एग्जॉस्टिंग, फ्रस्ट्रेटिंग होल डे, फ़ोन के सामने बैठे रहना, बहुत हेडेक हो जाना, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है ये, आई अंडरस्टूड। बट कुछ लोग जो होते हैं जो 2-3 घंटे लेक्चर में पढ़ के फिर मॉम को ऐसा बोलते हैं, यार मम्मी आई एम वेरी एग्जॉस्टेड, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, मुझे सो जाना है, अगर मम्मा ने कोई काम बताया है तो। दिस इज़ एन फ्रेश एग्जाम्पल आई कैन से।
तो दिस इज एन वे ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम एन सिचुएशन विच यू कैन नॉट डील और यू डोंट वॉन्ट टू डील. तो ये झूठ हुआ ना एक टाइप का, escaping from a situation just because you don't want to deal with it or you don't like it. तो ये एक झूठ हो गया. आपकी जो लाइक्स है, आपको रोटी बनाना नहीं पसंद, लेकिन आप मम्मा को ऐसा नहीं बोल सकते. तो ये आप बोल नहीं पा रहे हो, इसकी वजह से आपकी जो पर्सनालिटी क्या हो रही है, एस्केपिंग पर्सनालिटी. आपका जो अपब्रिंगिंग होगा, आप बड़े हो जाओगे और ज़्यादा, जब एकदम वो एज पे पहुंच जाओगे जहाँ से आपकी पर्सनालिटी चेंज नहीं होगी, तो आपकी इस एस्केपिंग फैक्टर के वजह से यहाँ जब पहुँचोगे ना, तब वहाँ पहुँचते पहुँचते आपकी पर्सनालिटी एस्केपिंग बन जाएगी. अपोजिट टू यू, फ्रेंड है तो आपने किसी से फ्रेंडशिप की, आपकी BFF डेजिग्नेशन, तो आपके फ्रेंड को आपने चूज किया है. डेजिग्नेशन ऑफ BFF आपने दिया है, उसने कुछ नहीं किया. आपने जाके उसको पूछा था that what I feel for you, do you feel the same, what efforts you are making for her, is she making the same, did you ask? No. एंड इफ़ येस, अगर अंडरस्टैंडिंग है दोनों में, अगर कंपैटिबिलिटी है दोनों में, एंड देन यू आर गुड फ्रेंड, दैट इज़ ओके. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज पीपल. बट एक जो डेजिग्नेशन दे रखा है वो आपने दिया है. उसकी लाइक्स क्या है? एक होता है एकदम टॉपर होता है, एक होता है एकदम एवरेज स्टूडेंट होता है. सामने वाले को, एक को पसंद होगा शाम को हैंग आउट करना, बाहर राउंड मारने जाना. एक को होगा कि मैं ये सब कॉलेज वगैरह से फ्रेश हो जाऊँ, थोड़ा प्रेयर कर दूँ, थोड़ा मम्मी पापा से बात कर लूँ, थोड़ा चिल आउट कर दूँ 10-15 आधे घंटे के लिए, एंड देन लेट्स गो एंड स्टडी. तो यहाँ घूमना, ये लड़की ने डेजिग्नेशन दिया है इसको बेस्ट फ्रेंड का. तो यहाँ उसके दिमाग में चलता है कि 6 बजे मुझे राउंड मारने जाना है, और इसको वो देखती है कि 6 बजे तो वो पढ़ने बैठी है. तो वो उसकी लाइक क्या है, घूमने जाना, वो सप्रेस करेगी. क्यों? क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड को तो पढ़ना पसंद है. राइट? समझ रही हो, रिलेट कर रही हो चीज़ों को. रिलेटेड, एक लड़की को पढ़ना पसंद है वो टाइम पे, जिस टाइम पे सामने वाली लड़की को घूमना पसंद है. तो ये क्या करेगी, सैक्रिफाइस करेगी अपने लाइकिंग्स को. क्यों? सामने वाली BFF डेजिग्नेशन दे रखा है, उसके कंफर्ट लेवल के लिए वो अपने लाइकिंग्स का सैक्रिफाइस करेगी. जो कंटिन्यूस होता रहा, ये चीज़ लंबे टाइम तक चलती रही, तो ये चीज़ फिर से पर्सनालिटी में चेंजेस लाते हैं. ऐसा कि कुछ लाइक्स एंड डिसलाइक्स आपको पॉजिटिव, जो प्यार करते हो आप किसी को, रिलेशनशिप में हो, तो उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स जानना बहुत ज़रूरी होता है टू गेट एन हेल्दी रिलेशन. बहुत ही ज़्यादा. ऐसा नहीं कि फिर लड़का ही करेगा, बाइलेटरल होना चाहिए. कोई भी रिलेशन हो, वो 2 ही जन के बीच में होंगे, तो दोनों जन को करना पड़ेगा ना, जो भी कॉम्प्रोमाइज़ करना है या मूव ऑन करना है, दोनों जन को करना पड़ेगा. सो लाइकिंग्स है, उसके भी 2 पार्ट बना दो और दोनों वो चीज़ करो. लाइक अनलाइक दोनों एक्सेप्टेड. जो नहीं पसंद वो भी दोनों करो. मूव ऑन करना है तो दोनों करो. बात करना ज़रूरी होता है. सो माई फेलो फ्रेंड्स, एवरीवन, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू गाइज टू टॉक. एंड if you want, you can text me, you can call me. I'm always there, I'm always standing for you guys, I'm always ready to talk to you. You can call me, you can message me Instagram पे, Facebook पे, मेल कर सकते हो. आप मुझसे बात करो. एंड इट्स वेरी वियर्ड टू से कि कुछ अपनी पर्सनल चीज़ें कोई स्ट्रेंजर को ऑल ऑफ सडन तो नहीं बोलेगा. सो बी सिलेक्टिव एंड सिलेक्ट समवन जिसके सामने आप बिना हेजिटेट होके एकदम खुल के बोल पाओ. एंड आई रिक्वेस्ट यू गाइज कि लोगों को बॉडी शेमिंग मत करो, एंड लोगों के डाउनफॉल सुनो,
एंड यस डू इट। बस लोगों को समझो एंड लोगों की मेंटल हेल्थ समझ के उनको प्यार करो, क्योंकि प्यार एक ऐसा मेडिसिनल डोज है जो किसी मेडिसिन में नहीं है। कोई भी मोड ऑफ ट्रीटमेंट में, एलोपैथी, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, आयुर्वेदिक, किसी मोड ऑफ ट्रीटमेंट में वो ताकत नहीं है जो प्यार में है। सो लव एवरीवन, बी पोलाइट, बी काइंड एंड जस्ट बाय।